नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ में आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर मैं भारत के इतिहास की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इसका पहला पार्ट है। पूरा टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पूरे वीडियो को आप लोग देख सके। और आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। चाहे मैं बात करूँ प्रयोगशाला परिचारक का, चाहे मैं बात करूँ आपका सीजी पुलिस भर्ती एग्जाम का, चाहे मैं बात करूँ आपका सीजी पीएससी का, तो सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, देखो, भारत में कंपनियों के आगमन के क्रम में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। एक तरफ कंपनी का नाम दिया गया है और एक तरफ उसके आने का वर्ष दिया गया है, आपको बताना है कौन सा जोड़ा असत्य है। तो पुर्तगाली आए थे 1498 में, डच 1500, अंग्रेज 1600 और फ्रेंच 1664। बताना इसमें से कौन सा आपका जोड़ा असत्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे भारत में पहुंचे थे पुर्तगाली, और पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था? 1498 में। तो पहला वाला हमारा जोड़ा बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके बाद पुर्तगालियों के बाद कौन लोग आए? डच लोग आए, है ना। और डच का आगमन कब होता है? डच का आगमन होता है आपका 1595 को, जबकि यहाँ पास 1500 दिया गया है, इसलिए दूसरा आपका जोड़ा गलत हो जाएगा। तीसरा डच के बाद कौन लोग आए? अंग्रेज लोग आए। डच के बाद आए थे अंग्रेज लोग, और अंग्रेज लोग का आगमन कब हुआ? 1600 में, तो ये भी जोड़ा हमारा बिल्कुल सही है। अंग्रेज के बाद कौन लोग आए थे? फ्रेंच लोग आए थे, और फ्रेंच लोग का आगमन हुआ 1664 में, तो ये भी हमारा जोड़ा सही है ना। तो देखो, आपका कंपनियों के आगमन के क्रम को कैसे याद करोगे? PDEF, पी से आपका पुर्तगाली, पी से आपका पुर्तगाली, डी से आपका डच, ई से आपका इंग्लैंड अर्थात अंग्रेज, उसके बाद एफ से हो जाएगा आपका फ्रेंच, है ना। तो ये आपका कंपनियों के आने का क्रम हो जाएगा PDEF। आपको ये तरीका याद रखना है, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड और फ्रेंच। तो देखो, पुर्तगाली आए थे 1498 में, है ना। और इन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित किया? इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित किया था कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। और कब स्थापित किया? देखो, 1498 में आया, और 1498 में आने के बाद इसके 5 साल बाद मतलब 1503 में उन्होंने सबसे पहले कोचीन में अपनी पहली कोठी स्थापित किया। डच 1595 में आया और इन्होंने सबसे पहले अपनी कोठी मसूलीपट्टनम में, कहाँ? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। उसके बाद ध्यान रखना है, जो आपका अंग्रेज लोग आए 1600 में, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? सूरत में स्थापित किया। उसके बाद फ्रेंच लोग आए, फ्रेंच लोग ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? सूरत में स्थापित किया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है जी। और इन सभी यूरोपियों में सबसे पहले आगमन किसका हुआ था? मैंने बताया पुर्तगालियों का। किसका? पुर्तगालियों का। और पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन व्यक्ति आए थे? आपका वास्को डी गामा। कौन आए थे? वास्को डी गामा। ये जो वास्को डी गामा थे, ये कौन से मार्ग से होते हुए आए थे? कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये कैप ऑफ गुड होप मार्ग से होकर आए थे, है ना। और ये आने के बाद ये कहाँ पहुंचे थे? सबसे पहले पहुंचे थे आपका केरल के कालीकट बंदरगाह। ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। और उस समय केरल के कालीकट बंदरगाह के स्थानीय शासक कौन थे? राजा जमोरिन ने इसका क्या किया था? भव्य स्वागत किया था। राजा जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। राजा जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया था। देखो जी, हमारे देश की परंपरा भी है, अगर कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत सत्कार किया जाता है। तो जो जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। अब उसके बाद वास्को डी गामा यहाँ कुछ समय के लिए रहा, घूमा बढ़िया, है ना। यहाँ की चीज़ों को सबको देखा, संसाधनों को देखा। उसके बाद जब ये जा रहा था वापस वास्को डी गामा के लिए जा रहा था, तो जमोरिन ने इसको कपड़े दिए, मसाले दिए और खाने पीने की बहुत सारे वस्तुएं दिए। फिर इसको जब वास्को डी गामा जाकर कहाँ? पुर्तगाल में जाकर उसको बेचता है, तो बेचने के बाद उसको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हुआ। किससे 60 गुना? उसके आने जाने के खर्चे को अगर देखा जाए तो उससे 60 गुना ज़्यादा उसको मुनाफा प्राप्त हुआ। अब ये पूरा बात ना कहाँ फैल गया? पुर्तगाल में फैल गया बात कि वास्को डी गामा भारत गया था, भारत से उन्होंने सामान लाया, और सामान को जब उन्होंने यहाँ बेचा तो उसको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो गया। तो ये वाला जो बात है पूरा पुर्तगाल में फैल गया। तो पुर्तगालियों को ये पता लग गया कि भारत में अब संसाधनों की कमी नहीं है, मतलब अब वो लोग क्या करना चाहते थे? भारत में व्यापार करना चाहते थे। तो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से उसके बाद उन्होंने अपने वायसराय को भेजना प्रारंभ किया था। तो पुर्तगालियों ने अपना सबसे पहला वायसराय किसे भेजा था? पुर्तगालियों ने अपने सबसे पहला वायसराय भेजा था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, इसको सबसे पहले भेजा। इसके बाद भेजा था आपका अल्बुकर्क। किसको? अल्बुकर्क को भेजा था। इसके बाद भेजा था नीनो डी कुन्हा, है ना। नीनो याद रखना, नीनो डी कुन्हा। ये सब कौन थे? ये सब आपका पुर्तगालियों के वायसराय थे, जो भारत में
व्यापार प्रारंभ करने के उद्देश्य से आए थे, है ना, याद रखना ये सब चीज़। लेकिन सबसे पहले कौन आया था आपका वास्को डी गामा, कब 1498 में कहाँ पहुँचा, केरल के कालीकट बंदरगाह। उसका स्वागत किसने किया था आपका, वहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। कौन से मार्ग से आया था, कैप ऑफ गुड होप। और इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है वास्को डी गामा के बारे में कि इन्होंने भारत की खोज किया। भैया इन्होंने भारत की खोज नहीं किया है, इन्होंने भारत में पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया। खोज तो उससे किया जाता है जो घुमा हुआ रहता है, भारत थोड़ी ना घुमा था जी। इन्होंने भारत में पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था, किसने, वास्को डी गामा ने, है ना। तो पहला क्वेश्चन था कि भारत में कंपनियों के आगमन के क्रम में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। इसमें असत्य जोड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड वाला, क्योंकि डच का आगमन होता है 1595 में, जबकि ऑप्शन दिया है 1500, इसलिए हमारे जो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी जितने चीज़ मैंने बताया सबको आपको अच्छे से याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया, अभी जस्ट मैंने पूरा कहानी बताया। वास्को डी गामा ये कालीकट पर किस वर्ष में आया, तो 1498 को। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा, कालीकट बंदरगाह पर उतरा। और कालीकट बंदरगाह की स्थानीय शासक थे जिसका नाम था जमोरिन। इस जमोरिन ने क्या किया, इसका भव्य स्वागत किया था। क्या किया था, जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और वास्को डी गामा कौन से मार्ग से आए थे, तो कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप, इस मार्ग से ये हमारे भारत में आए थे। कैप ऑफ गुड होप इस मार्ग से भारत में आए थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। इसी को ब्लू वाटर नीति भी बोलते हैं और इसी को आपका नीला जल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है द अल्मीडा, डुप्ले, अल्बुकर्क और रॉबर्ट क्लाइव। बताना इसमें से सही आंसर क्या होगा, कौन है वो नीला जल योजना से संबंधित है। मैंने बताया ना कि जब आपका पुर्तगालियों को ये पता चला, पुर्तगाल वासियों को पता चला कि भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, तो पुर्तगाली क्या करने लगे, वो भारत में व्यापार प्रारंभ करने के लिए अपने वायसराय को भारत में भेजना प्रारंभ किए। जिसमें सबसे पहले उन्होंने किसको भेजा था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। सबसे पहले उन्होंने भेजा था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये सबसे प्रथम आपका वायसराय थे, ये पहले आने वाले वायसराय थे। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था जो भारत पहुंचा था, तो आपको बताना है द अल्मीडा। ये सबसे पहले पुर्तगाल के वायसराय थे जो भारत में पहुंचे थे। किस उद्देश्य से आए थे, भारत में व्यापार प्रारंभ करने के उद्देश्य से आए थे। ठीक है, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा जब भारत आते हैं तो भारत में आने के बाद इन्होंने यहाँ नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर नीति को क्या क्या प्रारंभ किया। अर्थात ब्लू वाटर नीति क्या होता है आपका, ये समुद्री क्षेत्रों में अपना स्थापत्य, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे ताकि व्यापार करने में आसानी हो, है ना। तो याद रखना कि नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर नीति ये किसने प्रारंभ किया था, द अल्मीडा ने, जो कि आपका पुर्तगालियों का सबसे पहला क्या था, आपका वायसराय था जो हमारे भारत में पहुंचा था। इसके बाद द अल्मीडा के बाद आता है जी अल्बुकर्क। द अल्मीडा के बाद आता है आपका अल्बुकर्क, है ना। द अल्मीडा के बाद आएगा अल्बुकर्क और अल्बुकर्क के बाद आता है आपका नीनो डी कुन्हा। कौन आता है, नीनो डी कुन्हा। ये सब कौन है, ये सब आपका पुर्तगालियों के वायसराय है जो हमारे भारत में व्यापार को प्रारंभ करने के दृष्टिकोण से आते हैं। तो सबसे पहले आए थे द अल्मीडा और आते ही इन्होंने नीला जल योजना प्रारंभ किया। अर्थात ये इस योजना के माध्यम से समुद्री क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे ताकि व्यापार को अच्छे से किया जा सके। ठीक है, ये चीज़। तीसरा, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, अभी जस्ट मैंने बताया किसने किया था, गैस्पर कोरिया, जमोरिन, अल्बुकर्क या डॉन अल्मीदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जमोरिन। तो आपका वास्को डी गामा ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे 1498 में। कौन से मार्ग से आए थे, कैप ऑफ गुड होप। और जब वो आए तो उसका स्वागत वहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने किया था, है ना। स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्को डी गामा, बर्थोलोम्यू डायच, अल्बुकर्क और जार ऑक्सडन। तो देखो वास्को डी गामा तो सबसे पहले पुर्तगाली थे जो भारत पहुंचे थे, 1498 में आया था, है ना। कालीकट बंदरगाह पर उतरा था और इसका कालीकट बंदरगाह का जो स्थानीय शासक था जमोरिन, उन्होंने इसका भव्य स्वागत किया था, मैंने बता दिया। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्बुकर्क। मैंने क्या बताया था, पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार को प्रारंभ करने के लिए अपने वायसराय को भेजना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले आए थे उनका वायसराय कौन, अल्मीडा। सबसे पहला वायसराय था अल्मीडा जो पहुंचा था। अल्मीडा के बाद आया था आपका अल्बुकर्क और अल्बुकर्क के बाद आता है आपका कौन, नीनो डी कुन्हा। कौन आता है जी, नीनो डी कुन्हा। ये उसका तीसरा वायसराय था जो भारत पहुंचा था। तो जिसमें से जो अल्मीडा आया तो अल्मीडा ने आपका ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल योजना प्रारंभ किया।
अल्मीडा के बाद आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आया और अल्बुकर्क आने के बाद उन्होंने भारत के क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर दिया। अल्बुकर्क ने सबसे पहले गोवा को जीता था। किसने? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जैसे आया, ये दूसरा वायसराय था, ये जैसे आया तो इन्होंने भारत के क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया और इन्होंने सबसे पहले गोवा को जीता। किसको जीता? गोवा को। इन्होंने गोवा को जीत लिया, है ना, और गोवा को जीता और अपने क्षेत्र में इसको मिला लिया। तो इसीलिए अल्बुकर्क को क्या माना जाता है? अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब भारत में आए तो भारत के क्षेत्रों को भी जीतना प्रारंभ किया और इन्होंने सबसे पहले किसको जीता था? गोवा को जीता था। और देखो अल्बुकर्क ने गोवा को जीता और गोवा को राजधानी किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा ने, है ना। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया। इसने गोवा को क्या बनाया? राजधानी बनाया, जो कि आपका अल्बुकर्क के बाद भारत पहुंचा था। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले आए थे वायसराय अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी। उसके बाद आए थे अल्बुकर्क, इन्होंने गोवा को जीता, इसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और तीसरा हो जाएगा आपका नीनो डी कुन्हा। इन्होंने क्या किया? जो अल्बुकर्क ने जो गोवा को जीता था उसको अपनी राजधानी बनाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? मैंने सबसे पहले बताया था, यहाँ सबसे पहले कौन पहुंचे थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डच? तो सबसे पहले पहुंचे थे आपका पुर्तगाली, और पुर्तगाली सबसे पहले पहुंचते हैं 1498 में। 1498 में पहुंचने के बाद इसके 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद इन्होंने 1503 में आपका कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया। कोचीन में अपनी पहली खोटी, है ना, अपनी पहली कोठी या फैक्ट्री, अपनी पहली कोठी स्थापित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही क्वेश्चन है कि किस यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पुर्तगाली, है ना। पुर्तगाली 1498 में पहुंचे और इन्होंने इसके 5 साल बाद अर्थात 1503 में कोचीन में सबसे पहले अपनी कोठी स्थापित किया। कोचीन में क्यों? क्योंकि आपका कहाँ पहुंचे थे? केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुंचे थे, है ना। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था? कोचीन में अपनी पहली कोठी स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, डेनमार्क वासियों ने, फ्रांस वासियों ने, अंग्रेजों ने? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा जी आपका पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए आपका पुर्तगालियों ने क्या किया था? अड्डा बनाया था। ठीक है, ये आपका ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल योजना के तहत क्या क्या था? जो पुर्तगालियों ने आपका हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए क्या बनाया था? अड्डा बनाया था। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगालियों ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की सफलता का राज क्या था? ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग जाता था, उनकी सेवा में, है ना। और चौथा है उपयुक्त तीनों। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो आपका कथन है वो आपका सत्य है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का राज है। ये आपको बताना है इसको पढ़कर। तो बताना इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पर डी, उपयुक्त तीनों। क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त तीनों। अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करूं तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 31 दिसंबर। 31 दिसंबर आपका कब हुआ था? 31 दिसंबर सन 1600 को, सॉरी जी, है ना। 31 दिसंबर सन 1600 कब हुआ था आपका? 31 दिसंबर सन 1600 को क्या हुआ था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ तो इस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? तो मुगल वंश का। किसका? मुगल वंश, है ना। मुगल वंश का शासन चल रहा था और मुगल वंश के शासन में राजगद्दी में कौन विराजमान थे? तो अकबर महान। ठीक है, राजगद्दी में अकबर महान ये विराजमान थे, आपको ध्यान रखना है। और अकबर महान का जो अगर मैं कार्यकाल की बात करता हूं तो कितना था? 1556 से 1605। 1556 से 1605 अकबर जी का कार्यकाल था। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ 31 दिसंबर 1600 को, और जब इसकी स्थापना हुआ तो इस समय मुगल वंश का आपका वो चल रहा था, आपका शासन चल रहा था। और मुगल वंश के राजगद्दी में कौन विराजमान थे? अकबर महान विराजमान थे। ठीक है, और अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 से आपका 1605। अब देखो क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बिल्कुल सही है। देखो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी था। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी हमारे बिल्कुल सही है। तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तीसरा भी हमारा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों। ठीक है, तो ये तीनों जो कारण थे ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और याद रखना कब हुआ था इसका गठन ईस्ट इंडिया कंपनी का? 31 दिसंबर सन 1600 में। कौन थे इसके समय में यहाँ के शासक? तो अकबर महान। यहाँ मुगल साम्राज्य चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अभी जस्ट मैंने बताया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, कब हुआ था? 31 दिसंबर सन 1600। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। और इस समय अगर हम लोग भारत में देखें तो भारत में कौन सा वंश का साम्राज्य चल रहा था? मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश इस समय भारत में शासन कर रहे थे। और मुगल वंश का एक महान प्रतापी शासक इस समय शासन कर रहा था, जिसका नाम है अकबर महान। ठीक है, अकबर जी। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक था आपका? 1556 से 1605। 1556 से 1605। तो देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? आपको अकबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? अकबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना, मैं अगर बात करता हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया था? उन्होंने पहला अपना अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में, कहा जी? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था अस्थायी कारखाना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा और ये कब किया था, तो आपको बताना है ये अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में ये कब किया था? आपका 1611 में। कब? आपका 1611। लेकिन अगर पूछेगा पहला स्थायी कारखाना इन्होंने कब स्थापित किया था? तो इन्होंने किया था आपका 1613 में। कब? आपका 1613। और कहाँ किया था? आपका सूरत में किया था। कहाँ जी? सूरत में। मैंने क्या बोला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला अस्थायी कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया और पहला स्थायी कारखाना इन्होंने 1613 में सूरत में स्थापित किया था। तो क्वेश्चन क्या है देखो, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो आपका 1611 में मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला अस्थायी कारखाना स्थापित किया। और 1611 के समय में भारत में कौन सा साम्राज्य का शासन चल रहा था? मुगल साम्राज्य का। ठीक है, मुगल साम्राज्य। अब इस समय यहाँ के शासक कौन थे? इस समय यहाँ के शासक थे जहांगीर जी। कौन थे आपका? जहांगीर जी थे। कौन थे आपका? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जी थे, जिसका शासनकाल कब से कब तक था? आपका 1605 से 1627। ठीक है, 1605 से 1627 तक इसका शासनकाल था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। अब मैंने पहले बताया था, क्या बताया था कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। और मैंने डेट बताया था आपको 1608। तो देखो जी, सूरत में 1608 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बनना प्रारंभ हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से वो फिर रुक गया। रुकने के बाद वो कंप्लीट कब हुआ था? आपका 1613। और 1613 में कंप्लीट होने से पहले अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपना एक अस्थायी कंपनी भी पहले से बना लिया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों की पहली अस्थायी कंपनी या कारखाना ये कब बना था? तो 1611 में। कहाँ बना था? मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों का जो पहला स्थायी कारखाना ये कब बना? 1613 में। कहाँ बना? आपको सूरत में। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और अंग्रेज ने सबसे पहले कोठी कहाँ स्थापित किया था? 1608 में। 1608 में उन्होंने स्थापित किया, वो बनना प्रारंभ भी हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से वो रुक गया था। और यही जो रुका हुआ था ये आपका 1613 में जाकर क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो अस्थायी कारखाना पूछेगा तो मसूलीपट्टनम, स्थायी कारखाना पूछेगा तो आपका सूरत। डेट भी याद रखना, अस्थायी कारखाना 1611, स्थायी कारखाना आपका 1613 सूरत, है ना। और सूरत में सबसे पहले कोठी स्थापित हो तो वो आपका 1608 में, याद रखना है ना, जो कि आपका अधूरा रह गया था, जिसको बाद में 1613 में पूरा किया गया था, है ना। इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अभी जस्ट मैंने बताया, गोवा में, बंगाल में, उसके बाद आरकोट में या सूरत में। तो 1613 में भारत किसने आपका अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी कंपनी कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कहाँ? सूरत में। और ये इसका स्थायी कारखाना था। क्या था? आपका परमानेंट, है ना, स्थायी कारखाना था, ये आपको याद रखना। अभी जस्ट मैंने बताया था। अगर अस्थायी कारखाना पूछेगा तो आपका मसूलीपट्टनम में 1611 में, अगर स्थायी कारखाना पूछेगा तो आपका 1613 में, आपका सूरत में। तो भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो आपको याद रखना है सूरत में। कहाँ जी? आपका सूरत में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो बताना इसमें से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है। तो देखो, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1746, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 1748। ठीक है, अब ध्यान रखो, ये जो आपका कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों के बीच, है ना, और आपका फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, और इसी को ही आपका आंग्ल कर्नाटक, ठीक है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है।
ओके। तो जो आपका कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच। द्वितीय युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध हुआ आपका 1749 से 1754 के बीच हुआ था। और तृतीय युद्ध होता है आपका 1758 से 1763 के बीच होता है। ठीक है, अब देखो आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध आपको 50 से 52, द्वितीय युद्ध तो हुआ था आपको 49 से 54, लेकिन 50 से 52 दिया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 के बीच हुआ, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और चौथा, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, ये भी जोड़ा हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? आपका अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस किसके बीच? मराठों के बीच, है ना। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। तो ये वाला जोड़ा भी हमारा बिल्कुल सही है ना। तो कौन सा गलत है? पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1749 से 54 के बीच में हुआ था। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो जब आंग्ल कर्नाटक का जो पहला युद्ध होता है तो इसमें कौन सा संधि हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ था आपका एक्सला चापेल की संधि हुआ था। संधि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा, जब आंग्ल कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था तब हुआ था आपका पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी का संधि हुआ था। और आपका तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध में आपका पेरिस की संधि हुआ था। किसकी संधि हुआ था? पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब प्रथम आपका कर्नाटक युद्ध चल रहा था तो इसी बीच एक और युद्ध हुआ था जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट थॉमस का युद्ध, ये भी याद रखना है। सेंट थॉमस का युद्ध, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में सेंट थॉमस का युद्ध भी हुआ था। उसके बाद देखो, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय अंबुर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? अंबुर का युद्ध, ये भी हुआ था, अंबुर का युद्ध। और तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय में आपका वांडीवास, ठीक है, वांडीवास का युद्ध हुआ था। ये सब क्वेश्चन है ना, हर एक पॉइंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो देखो, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 49 से 54, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 58 से 63। और प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में कौन सा संधि हुआ था? एक्सला चापेल। दूसरा में आपका पांडिचेरी की संधि। तीसरा में आपका पेरिस की संधि। और जब प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था तो उस समय एक और युद्ध हुआ था, सेंट थॉमस का युद्ध। और आपका द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के समय अंबुर का युद्ध हुआ था। उसके बाद तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के समय आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, बंगाल, गुजरात और मद्रास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो बिहार से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, है ना। तो बिहार से आपका जो यूरोपवासी जो आए थे उनको सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान या सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। आपको बताना है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम, किसके द्वारा नियुक्त? मुगल सम्राट, है ना। मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम आपका गवर्नर कौन था? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? आपका मुर्शिद कुली खां। और इसको कौन से मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था? तो इसको आपका फर्रुख सियर। इसको किसने नियुक्त किया था? तो फर्रुख सियर। ठीक है, फर्रुख सियर। इसको आपका फर्रुख सियर, है ना। फर्रुख सियर नामक जो मुगल सम्राट हुए, मुगल सम्राट, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको नियुक्त किया। और कब किया था? आपका 1717 में। कब? आपका 1717 में, याद रखना है ना। तो कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुर्शिद कुली खान। और इसको नियुक्त किसके द्वारा किया गया था? फर्रुख सियर के द्वारा। और कब किया गया था? आपका 1717 में। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको प्लासी का युद्ध, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। अब इसको प्लासी का युद्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था वो प्लासी के मैदान में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्लासी के मैदान। ठीक है, प्लासी के मैदान में। कहाँ हुआ था? प्लासी के मैदान में। और ये प्लासी का मैदान कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। प्लासी का मैदान कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और प्लासी का युद्ध किस तिथि को हुआ था? तो ध्यान रखना है 23
23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस आपका अंग्रेजों के बीच, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेजों के बीच हुआ था। और इस समय अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। और इसमें कौन विजयी होते हैं, अंग्रेज लोग विजयी हो जाते हैं, इसमें अंग्रेज लोग विजयी हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा जो युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, तो प्लासी का युद्ध। ये कब लड़ा गया था, 23 जून 1757 को। कहाँ लड़ा गया था, तो प्लासी के मैदान में। और प्लासी का मैदान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और ये जो युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और आपका अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। और अंग्रेजों से उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, लॉर्ड क्लाइव ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड क्लाइव ने किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, इसका मेन कारण क्या था, इसका मेन कारण था ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना। इसका मेन कारण क्या था, आपका ब्लैक होल की घटना, ठीक है, ब्लैक होल की घटना इसका मेन कारण था। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना कि ब्लैक होल की घटना ये किस तिथि को हुआ था, जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ब्लैक होल की घटना इसका इंपॉर्टेंट क्या था, कारण था प्लासी के युद्ध का। हुआ क्या था, बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या किया था, आपका 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। 146 जो अंग्रेजों थे उसको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, किसने, आपका सिराजुद्दौला ने। और नेक्स्ट डे जब उस दरवाजे को खोला गया उस कमरे का, तो केवल 23 लोग ही उसमें से जीवित पाए गए थे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसकी जानकारी किसको प्राप्त हुआ, लॉर्ड क्लाइव को, जो अंग्रेज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लॉर्ड क्लाइव को जब इसका पता चला कि इतने सारे अंग्रेजों की मृत्यु हो गया, तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया, फिर जब युद्ध हुआ तो इसमें आपका सिराजुद्दौला की पराजय हुआ, ठीक है। सिराजुद्दौला की पराजय का कारण क्या था, देखो सिराजुद्दौला क्यों हारे, क्योंकि सिराजुद्दौला को अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया। सिराजुद्दौला का सेनापति क्यों कौन थे, आपका मीर जाफर, है ना। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। अभी मीर जाफर ये क्या करना चाहता था, ये बंगाल का नवाब बनना चाहता था मीर जाफर। हालांकि मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन ये सेनापति होते हुए ये आपका बंगाल का क्या बनना चाहता था, नवाब बनना चाहता था। मतलब सिराजुद्दौला की जगह वो अपनी राजगद्दी पर बैठना चाहता था, ठीक है। अब इस बात का भनक किसको लगता है, अंग्रेजों को पता लग गया कि जो मीर जाफर है वो आपका बंगाल का नवाब बनना चाह रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को अपने साइड मिला लिया। तो इस प्रकार से जब युद्ध हुआ, फिर फाइनली जब युद्ध हुआ था आपका सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच, तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में हारता है। क्यों हारता है, क्योंकि जो मीर जाफर है इन्होंने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, किसका साथ दे दिया, अंग्रेजों का साथ दे दिया, किसका, अंग्रेजों का, ठीक है। तो एक प्रकार से अंग्रेजों ने इस युद्ध को धोखे से जीता था। किसने जीता था, धोखे से जीता था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो कि कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, तो याद रखना है प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध। जो चीज़ मैंने बताया सभी चीज़ को आपको याद रखना है। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, आपको पुनः असत्य कथन की पहचान करना है। प्लासी के युद्ध को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। अभी जैसे मैंने बताया कब हुआ था, आपका 23 जून 1757 को हुआ था, प्लासी के मैदान में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेजों के बीच। और अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए लॉर्ड क्लाइव जब इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इस युद्ध को जीत जाते, तो इसलिए लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग का नायक बोला गया, ठीक है, स्वर्ग से उतरा गया नायक कहा गया। किसके लिए कहा गया, लॉर्ड क्लाइव के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आता है जी। आगे बढ़ते हैं। तो प्लासी के युद्ध को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। दूसरा, प्लासी का युद्ध 22 जनवरी 1757 को लड़ा गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, आपका 23 जून 1757 को लड़ा गया। कब लड़ा गया, 23 जून 1757 को लड़ा गया। उसके बाद तीसरा, रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया इसी के सानिध्य में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध को अंग्रेजों ने जीता था, इसीलिए आपका रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। चौथा, बक्सर का युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये आपका अक्टूबर 1764 में हुआ था। अक्टूबर 1764, एग्जैक्ट डेट चले देखे तो 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। और ये किसके बीच हुआ था, तो याद रखना बक्सर का युद्ध हुआ था आपका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला। और कौन थे आपका, एक और व्यक्ति शामिल थे, मीर कासिम, ठीक है, मीर
मीर कासिम। वर्सेस किसके बीच में हुआ था आपका? अंग्रेजों के बीच में। और इस बात ध्यान रखना, जो बक्सर का जो युद्ध हुआ इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो आपका हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। लेकिन जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो आपका क्लाइव कर रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका अक्टूबर 1764 में, इसमें आपका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मीर कासिम था। और इसका युद्ध किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों के साथ, और जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा था हेक्टर मुनरो के द्वारा। और इस हेक्टर मुनरो ने क्या किया? इन सभी को हरा दिया। और इसीलिए बोला गया कि बक्सर का युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर पूछेगा कि भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता ये कौन से युद्ध को माना जाता है अंग्रेजों का, तो प्लासी का युद्ध बताना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन से युद्ध ने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, तो आपको बताना है बक्सर का युद्ध। अब इसका कारण बता दे रहा हूँ। देखो, आप सभी को पता है, मैंने बताया प्लासी के युद्ध के बारे में। जो मीर जाफर है ये क्या बनना चाहता था? बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया और सिराजुद्दौला को फिर मार दिए। अब उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? मीर जाफर को क्या किया? बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर को क्या कर दिया उन्होंने? बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर को जब बंगाल का नवाब बनाया, फिर मीर जाफर को वो लोग कठपुतली राजा की तरह उसका प्रयोग करने लगे, है ना। मतलब बहुत सारे काम मीर जाफर को कराने लग गए थे। उसके बाद मीर जाफर के बाद आपका अंग्रेजों ने किसको फिर से नया नवाब बनाया? मीर कासिम को। किसको? मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया। लेकिन जो मीर कासिम थे ये अंग्रेजों के बात को मानने से मना कर देते थे, कई बातों को मानने के लिए मना कर देते थे। अब इस बात के लिए दिमाग खराब किसको हो गया था? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने फिर से क्या किया? मीर कासिम को हटाकर पुनः किसको बना दिया नवाब? मीर जाफर को। अब जब पुनः मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया, तब दिमाग खराब किसको हो गया? मीर कासिम का, क्योंकि मीर कासिम राजा थे। अब वो अंग्रेजों का बात नहीं मान रहे थे, तो इसीलिए मीर कासिम को अंग्रेजों ने पुनः नवाब से हटा दिया। तो अब मीर कासिम का दिमाग खराब हो गया। तो मीर कासिम ने क्या सोचा? मैं अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा। तो मीर कासिम कहाँ गया? वो आपका मुगल सम्राट किसके पास गया? शाह आलम द्वितीय के पास गया। और उस समय अवध के नवाब भी थे शुजाउद्दौला, इन दोनों के पास गया और उनसे आग्रह किया कि मैं आपका अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहता हूं। ठीक है, तो आपका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये एक तरफ ये तीनों थे, और एक तरफ थे अंग्रेज। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। तब जब युद्ध हुआ तो इसमें अंग्रेजों का विजय हो गया। और इसीलिए जो बक्सर का युद्ध है इसको अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व को स्थापित करने वाला युद्ध माना जाता है। लेकिन भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता अंग्रेजों का कौन से युद्ध को माना जाता है? तो प्लासी का युद्ध को माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ये पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और दिल्ली का जो शासक था आपका शाह आलम द्वितीय था। दूसरा, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। नहीं भैया, बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपका मीर जाफर था। कौन था आपका? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर। हालांकि मीर कासिम बना हुआ था नवाब बंगाल का, लेकिन मीर कासिम को पुनः हटाकर उसकी जगह फिर से मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब घोषित कर दिया था। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुआ था। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना, ब्लैक होल की घटना ये आपका 20 जून 1756 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1756। मैंने बताया था ना, इस समय सिराजुद्दौला ने आपका 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, और जब नेक्स्ट डे उस कमरे का दरवाजे को खोला गया तो उसमें केवल 23 लोग ही बस जीवित थे, है ना। तो यही कारण बना किसका? प्लासी के युद्ध का। उसके बाद चौथा, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। अभी जस्ट मैंने बताया था, तो ये भी हमारा चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसमें से आपका जो सेकंड कथन है असत्य हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था, ना कि मीर कासिम। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या 21 अगस्त 1765? तो इस क्वेश्चन को आपको याद करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 1765। ठीक है, 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त 1765। इसी को बोला जाता है इलाहाबाद की संधि। क्या बोलते हैं इसको? इलाहाबाद की संधि। ये तिथि कई बार पूछा गया ना आपको एग्जाम में। इलाहाबाद की संधि। जैसे जो युद्ध को हार गए, जब आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में जब आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, है ना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम जब हारे, तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आपका मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों ने क्या किया था? आपका इलाहाबाद की संधि किया था। उस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। और कब हुआ था आपका? ये 12 अगस्त 1765 को। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं?
18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है, बताना है। ए है वांडीवास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध, फिर अंबुर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध। दूसरा है अंबुर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। तीसरा है वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबुर युद्ध, बक्सर युद्ध। और चौथा है अंबुर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध और प्लासी युद्ध। तो इस क्वेश्चन को बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, अंबुर का युद्ध जो हुआ था, अंबुर का जो युद्ध होता है आपका 1749 में हुआ था। उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है आपका 1757 में। उसके बाद वांडीवास का युद्ध होता है आपका 1760 में, ठीक है। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जिसमें से अंग्रेजों का नेतृत्व किया था सर आयरकुट ने, और जिसमें आपका अंग्रेज जीत गए थे। उसके बाद होता है आपका 1764 में बक्सर का युद्ध, है ना। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अंबुर का युद्ध 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में और बक्सर का युद्ध होता है आपका 1764 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। महाराज रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच किस तिथि को अमृतसर की संधि हुई थी। जबरदस्त क्वेश्चन जी। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच किस तिथि को अमृतसर की संधि हुई थी। ए है 13 नवंबर 1780, बी है 25 अप्रैल 1809, सी है 25 अप्रैल 1818 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 25 अप्रैल 1809। तो 25 अप्रैल इस तिथि को भूलना नहीं ना, व्यापक में 2-3 बार पूछा गया। 25 अप्रैल 1809, 25 अप्रैल 1809 को राजा रणजीत सिंह और किसके बीच, आपका अंग्रेजों के बीच, है ना। राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच कहाँ की संधि हुआ था आपका, अमृतसर के, ठीक है। अमृतसर की संधि हुआ था। साथ ही साथ ध्यान रखना है आपका 13 नवंबर 1780 को, 13 नवंबर 1780 को रणजीत सिंह का, 13 नवंबर 1780 को रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। रणजीत सिंह का क्या हुआ था, आपका जन्म हुआ था, रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। और ये कौन से मिसल के थे, ये भी क्वेश्चन आता है कि रणजीत सिंह कौन से मिसल के थे। तो ये आपका सुकर चकिया, ये सुकर चकिया मिसल के थे। कौन से मिसल के थे जी, सुकर चकिया मिसल के थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका अमृतसर की संधि कब हुआ था, आपका 25 अप्रैल 1809। किसके किसके बीच हुआ था, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था, 13 नवंबर 1780 को। और ये कौन से मिसल से संबंध रखते थे, तो आपका सुकर चकिया मिसल से संबंध रखते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर था। याद रखना, ये पहला बिल्कुल सही है ना। महाराजा रणजीत सिंह जो सुकर चकिया मिसल से संबंध रखते थे, इसकी राजधानी लाहौर था, पहला बिल्कुल सही। दूसरा, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जमान शाह से प्राप्त किया था। जमान शाह नहीं हो जाएगा, यहाँ पर शाह सूजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाह सूजा, ठीक है। शाह सूजा। तो याद रखना है जी, जो आपका रणजीत सिंह ने जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है, ये शाह सूजा से प्राप्त किया था, ना कि जमान शाह। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। तीसरा तो हमारा बिल्कुल सही याद रखना है ना। चौथा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा स्टेटमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो आपका, उसमें हैदर अली विजयी हुआ था। अब देखते हैं हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखते हैं। तो आपका 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें से पहला हुआ था 1764 से 1769, दूसरा हुआ था आपका 1780 से 1784, तीसरा हुआ था आपका 1790 से आपका 1792 और चौथा हुआ था आपका 1799, ठीक है। तो ये 4 आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला हुआ था 1764 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92 और चौथा 1799। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेज वर्सेस हैदर अली, है ना। अंग्रेज वर्सेस हैदर अली के बीच हुआ था, जिसमें आपका हैदर अली विजयी हुआ था। पहले जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें हैदर अली विजयी हुआ। दूसरा जो आपका फिर से युद्ध हुआ 1780 में 80 से 84 के बीच, इसमें पुनः किसके किसके बीच में हुआ था, आपका अंग्रेज वर्सेस हैदर अली, पुनः अंग्रेज वर्सेस हैदर अली के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजों के आपका विजय हुआ, है ना, अंग्रेजों की विजय हुआ। और इसी के तहत आपका 1782 में आपका हैदर अली की क्या हो जाता है, आपका मृत्यु हो जाता है। इसी आपका युद्ध के तहत 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। और जैसे हैदर अली का मृत्यु होता है, तो इसका बेटा बनता है टीपू सुल्तान, है ना, वो नेक्स्ट क्या बनता है, राजा बनता है। फिर अब तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92, ये किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था आपका अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों वर्सेस किसके बीच, आपका टीपू सुल्तान। और ये टीपू सुल्तान कौन था, तो ये आपका हैदर अली का पुत्र था, ठीक है। और हैदर अली की मृत्यु 1782 को हो गया था। तो अंग्रेज वर्सेस टीपू सुल्तान हुआ, जिसमें आपका टीपू सुल्तान क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और 1799 में अंततः टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, आपका मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी।
ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो इसमें कौन सा संधि हुआ था? मद्रास का। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका मद्रास की संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर की संधि हुआ था, मैंगलोर की संधि। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी संधि हुआ था आपका? श्रीरंगपट्टनम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका मद्रास की संधि हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका मैंगलोर की संधि हुआ था, और तृतीय आंग्ल युद्ध में आपका श्रीरंगपट्टनम की क्या हुआ था? आपका संधि हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुआ? 1764 से 69 प्रथम, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92 और चौथा 99, ठीक है। और पहला में आपका हैदर अली विजयी हुए थे, अंग्रेज पराजित हुए, है ना, और इसमें मद्रास की संधि हुआ। और दूसरा में अंग्रेज विजयी हुए, हैदर अली की मृत्यु हो जाता है 1782 में, और इस समय मैंगलोर की संधि हुआ था। और हैदर अली के बाद इसका बेटा टीपू सुल्तान आए थे। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 90 से 92, इस समय आपका अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होता है युद्ध है, और इस समय आपका टीपू सुल्तान पराजित होता है, और इस समय श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। और चौथा 1799, इस समय टीपू सुल्तान की आपका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। आपको असत्य कथन की पहचान करना था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर जो हीरा है ये आपका शाह शुजा से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? आपका शाह शुजा से, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? देखिए, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा पर सर आयरकुट, ठीक है। ये सर आयरकुट थे, इन्होंने क्या किया था? हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। इसके तहत क्या हुआ था फिर आपका 1782 में आपका किसका? हैदर अली, ठीक है, हैदर अली की क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। हैदर अली की मृत्यु हो गया था, अभी जस्ट मैंने बताया था, मृत्यु हो गया था 1782 में। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था, लेकिन दूसरा में क्या किया? अंग्रेजों ने हैदर अली को हराया और हैदर अली की मृत्यु हो गया था, है ना। कहाँ हुआ? आपका पोर्टो नोवा के युद्ध में हुआ था, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सर आयरकुट कर रहा था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम में, बेंगलोर में, मैसूर में या कोयम्बटूर में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ? अपनी श्रीरंगपट्टनम में, है ना, श्रीरंगपट्टनम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? श्रीरंगपट्टनम में। और टीपू सुल्तान कौन थे? तो ये हैदर अली के पुत्र थे। कौन थे? हैदर अली के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है उसको बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, पहला गलत है। मैंने पहले क्या बताया था कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें हैदर अली विजयी हुआ था, तो पहला गलत। दूसरा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था आपका? मैंने बताया था प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये कब हुआ था आपका? 1767 से 1769, इसमें आपका हैदर अली विजयी हुआ था, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? मैंने बताया था आपको 1780 से 1784। अब ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें आपका अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया, जबकि यहाँ पास क्या लिखा है? हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया था? हैदर अली को पराजित किया था, और इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली का मृत्यु हो जाता है 1782 में। तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका टीपू सुल्तान युद्ध नहीं जीतता है, कौन जीतता है? आपका अंग्रेज जीतता है। कौन जीतता है? अंग्रेज जीतता है। चौथा देखो, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध में दिवंगत हो गया, तो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है, मतलब जोड़ा। बाकी जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ए बी सी, ये तीनों क्या है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ, तो पहला बिल्कुल सही है। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में, बिल्कुल सही है। मंगलौर की संधि 1784 में हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सालबाई की संधि आपका 1782 में हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और मद्रास की संधि 1771 में नहीं हुआ था भैया, है ना, ये कब हुआ था? 1769 में हुआ था। कब हुआ था? 1769। तो आपको असत्य जोड़े की पहचान करना था, तो चौथा जोड़ा हमारा असत्य है। मद्रास की संधि 1769 को हुआ है, बाकी इलाहाबाद की संधि 1765 को हुआ है, मंगलौर की संधि 1784 को, सालबाई की संधि 1782 को, और मद्रास की संधि होता है आपका 1769 को। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये इसका पहला पार्ट था। आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसके और आगे पार्ट्स आते जाएंगे, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।